नए भारत का निर्माण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस देश के हर एक कोने में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित न किया जाए। कि देश देश के लोगों से बनता है, कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। 2023 के भारत में आज भी छुआछूत जिंदा है। आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोना पड़ रहा है। कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? आज भी भारत में हर रोज 4 दलित बहनों पर बलात्कार होते हैं। हर रोज 2 दलित समुदाय के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर 18 मिनट पर एक एट्रोसिटी की घटना होती है। कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़ा जाए तो हम लोग भी उन मुस्लिम समुदाय के साथियों के साथ खड़े रहे जो बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के दौरान कन्हैया कुमार से लेकर जिग्नेश मेवानी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हर एक बड़ा नेता कांग्रेस का जो अपनी बात रख सकता था सबने रखी। लेकिन इस समय 2 ऐसे युवा नेताओं की बातों को ज़्यादा सुना गया, ज़्यादा तरजीह दी गई क्योंकि उनकी बातों में वजन नज़र आया। वो नाम है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। राहुल की बातों को भी जनता सुनती नजर आई, खड़गे की बातों को भी जनता सुनती नजर आई, लेकिन जिन बातों को ज़्यादा चर्चा मिली वो नाम है कन्हैया और जिग्नेश मेवानी। आपको बता दें इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। जिस तरीके से इन दोनों ही नेताओं ने हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी को यहाँ पर धोखा देते हुए या उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी में आने का फैसला किया, वो चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन इस समय हार्दिक पटेल बीजेपी में है, विधायक बन चुके हैं, और दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार अपने लिए बड़े पदों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन के दौरान जब कन्हैया कुमार यहाँ पर अपनी बात रखते नजर आए, इससे पिछली रिपोर्ट में उनका पूरा बयान आपको सुनाया, लेकिन उसकी कुछ क्लिप, कुछ भाग आज दिखाते हैं जो चौंका देने वाला है। और दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी के भी उन बयानों की तरफ लेकर चलेंगे जो जनता के बीच हकीकत को बयां करते नजर आए। तो सुने सबसे पहले जिग्नेश मेवानी और उसके बाद कन्हैया कुमार का वो ताबड़तोड़ बयान जो बीजेपी के कई नेताओं को हैरान करता नजर आ रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर 2 बात रखनी है। संत रविदास, संत कबीर, नानक, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, भक्ति आंदोलन और सूफी संतों की परंपराओं के इस मुल्क में 2023 के भारत में आज भी छुआछूत जिंदा है। आज भी एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोना पड़ रहा है। आज भी भारत में हर रोज 4 दलित बहनों पर बलात्कार होते हैं। हर रोज 2 दलित समुदाय के व्यक्तियों की हत्या होती है और हर 18 मिनट पर एक एट्रोसिटी की घटना होती है। ये केवल चिंता का नहीं, हमारे देश के लिए आज बहुत बड़ी शर्म का विषय है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया और सामाजिक न्याय की बात की। हम लोग साफ तौर पे मानते हैं कि नए भारत का निर्माण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस देश के हर एक कोने में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित न किया जाए। लेकिन जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश के ऊपर थोपा गया, मैं उसी गुजरात से आता हूं और हम लोगों ने देखा है कि इसी गुजरात मॉडल के कारण पिछले 8-10 सालों में रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या होती है। गाय के नाम पर सरेआम भर बाजार ऊना में दलित युवकों की चमड़ी उतारी जाती है। दिल्ली में रविदास के मंदिर को तोड़ा जाता है। एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जाती है। अम्बेडकराइट को, दलित मूवमेंट के साथियों को नक्सलाइट बोलकर भीमा कोरी गांव के केस में जेलों में डाला जाता है और हर संभव तरीके से दलित आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को 50% से ज़्यादा शामिल करने की जो कोशिश की है, जो पहल की है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज इस मंच पर से पूरे भारत के
दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय के साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं गुजरात से हूं, चूंकि मैंने मोदी साहब को नजदीक से देखा है, उनकी राजनीति को करीब से देखा है, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी इज मनुवाद पर्सोनिफाइड। इस दौर में मनुवाद को मजबूत करने का सबसे ज्यादा काम भाजपा और आरएसएस ने किया है। और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मेरा अपील है कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, जहां पर भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो, ओबीसी के ऊपर अत्याचार हो, घुमंतु समुदाय के ऊपर अत्याचार हो, केवल कांग्रेस पार्टी के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में मिलकर लड़े। दलित समुदाय के साथियों के तौर पे भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़ा जाए तो हम लोग भी उन मुस्लिम समुदाय के साथियों के साथ खड़े रहे जो बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोल रहे। तो साथियों, संगठन के अंदर कांग्रेस पार्टी के भीतर दलित आदिवासी ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को योग्य प्रतिनिधित्व मिले। जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय के लिए जो नीतियां बनी है वो पूर्ण रूप से लागू हो और आरएसएस और भाजपा के खिलाफ हम लोग मोर्चा बुलंद करें। सामाजिक न्याय प्रस्तापित होगा तभी हम लोग कह पाएंगे कि नए भारत का निर्माण हो रहा है, संविधान लागू हो रहा है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत। देख लीजिए, लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इस देश के संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा होता जा रहा है। वैसी परिस्थिति में जो देश की संकल्पना है, जिसको महात्मा गांधी ने देखा है, जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने देखा है, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा, जिसको स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा, जिसको इस देश की संविधान ने इस रूप में वर्णित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजीपति कैसे अमीर हो रहे हैं। यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौजूदा सरकार चला रही है? आप मुझे बताइए कि आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के शुमार हो जाते हैं। मैं यहां यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधानमंत्री के पास चलने के लिए 8,500 करोड़ का विमान हो। हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में शिक्षा नहीं हो, कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाइल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं, बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा? यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। सरकार क्या करेगी? यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं होगा, जब रेलवे नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा, तो मैं कहता हूं कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है? जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है? जब देश में स्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होंगे, सड़कें नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर संसद की क्या जरूरत है? इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है, उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पुनर्विचारित करने की जरूरत है। देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग।
देखा आप सभी ने किस तरीके से पहले कन्हैया की यहाँ पर बातें सब चौंका देने वाले हैं। जिग्नेश मेवानी ने भी कुछ बातों को रखा कि आज भी कई जगह देशों में छुआछूत चलती है, कि किसी को छू लेने पर कोई व्यक्ति उसको सजा देता नजर आता है। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। और अभी इस समय सत्ता किसकी, केंद्र सरकार में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो बीजेपी पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ ये दोनों ही दमदार नेताओं का खुलकर बयान था। और इस बयान को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन नेताओं के साथ केंद्र की सरकार चला पाएगी? अगर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हाँ के रूप में तो जरूर बताइए, और साथ ही साथ रीज़न भी बताइए कि इनमें ऐसी क्या छवि नजर आ रही है कि मोदी सरकार को चैलेंज दे पाएंगे राहुल के साथ मिलकर। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।